एक्सप्रेसो में आपको खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ अर्मिला हसन और मैं हूँ इमरान हसन। इस उम्मीद के साथ कि एक और बहुत खूबसूरत सुबह उसका आगाज हो चुका है। मौसम बहुत अच्छा है। कल आपको पता है सारा दिन बारिश रही इस्लामाबाद में। अच्छा। और हमें पता ही नहीं था, न सिर्फ इस्लामाबाद में बल्कि उससे आगे जो नॉर्दर्न एरियाज भी हैं। मुझे मैसेजेस और स्नैपचैट स्टोरी से पता चला बाद में। तो आज भी अगर मुझे लग रहा है कि आज वैसे लाहौर में भी बारिश हो सकती है, लेकिन अगर हो जाए तो अच्छा है, क्योंकि मौसम थोड़ा बेहतर लग रहा था और आज बड़े दिनों के बाद बड़ा क्लीन लग रहा था। नॉर्मली जब बारिश होती है तो ज्यादा हेजी होना चाहिए, लेकिन आज ऐसा नहीं था, थोड़ा क्लीन लग रहा था। अभी चूंकि सही वाली सर्दी का टाइम आने वाला है, दिसंबर चूंकि स्टार्ट हो चुका है, वो कहते हैं ना बहुत दुखी हर एक चीज को मंसूब कर दिया जाता है दिसंबर से, लेकिन स्टिल दिसंबर की जो सर्दी है वो बहुत ज्यादा के लिए कम स्पैन के लिए आती है, बट स्टिल इट्स रियली गुड। लाहौरी इसको भरपूर लेकिन ये कराची वालों की फील ज्यादा होती है कि सर्दी कम टाइम के लिए आती है। अच्छा, आपको पता है लाहौर भी कभी कभी मैं सोचता हूँ लाहौर बेचारा थक गया होगा ना, इतने पॉलिटिकल इवेंट्स आते हैं लाहौर के अंदर, और अब 13 दिसंबर का जलसा आ रहा है। कल हमें पता चला मीनारे पाकिस्तान के अंदर जी ऑफिसर ने कहा कि पानी छोड़ दिया गया, फिर हुकूमत ने कहा कि नहीं पानी तो हम लगाते रहते हैं, इसको ड्राई करके देंगे आपको। लेकिन इस वक्त सियासी टेम्परेचर बहुत हाई है। कल प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि अगर अपोजिशन को एतमाद मिल रहा है तो एतमाद तो इन्हें देख के मुझे भी मिल रहा है। पोल हमारा इसी हवाले से है कि क्या इस वक्त हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान जो जंग जारी है इसके अंदर कोई मुज़ाकरात की फिजा बनेगी, कोई टेबल टॉक की गुंजाइश है या नहीं, इस हवाले से हमारा पोल है। हमारा व्हाट्सएप नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर है, अपनी लगा करें। आज यूजुअल हम रिजल्ट्स अनाउंस करेंगे, लेकिन अभी शो में बहुत कुछ है जो हमने आपको दिखाना है। आगाज हम करेंगे हेडलाइन से। पीडीएम का हुकूमत के खिलाफ ऐलान जंग, इस्तीफे, लॉन्ग मार्च समेत तमाम ऑप्शंस इस्तेमाल करने का ऐलान। हुकूमत डट गई, वजीर आजम का ओपोजिशन के इस्तीफों की सूरत में जिमनी इलेक्शन कराने का पैगाम। कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू, मुल्क भर में मस्बत केसेस और अमवात की शरह 5 माह की रिकॉर्ड सतह पर पहुंच गई। हुकूमत की कोरोना वैक्सीन खरीदने की कोशिशें तेज, वजारत सेहत ने वैक्सीनेशन प्लान तैयार कर लिया। बैनुल-अक़वामी खलाई स्टेशन से मुतालिक दिलचस्प हक़ाइक़ बताएंगे सेगमेंट साइंस एंड टेक में वकार अहमद मलिक। लाहौर के मशहूर कॉस्मोपॉलिटन क्लब की तारीखी अहमियत क्या है बताएंगी सेगमेंट मेरा पाकिस्तान में हिना नियाजी। 5वीं थल जीप रैली वेमेन कैटेगरी की फातेह सलमा मुरव्वत खान होंगी एक्सप्रेसो की मेहमान। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो हेडलाइंस। आपने इट्स ओके, इट्स लाइव, इट्स मॉर्निंग, सो ऑब्वियसली अच्छा है। रजी जितनी ज्यादा है उतना अच्छा है। सबसे पहले प्रोग्राम का आगाज करते हैं। हेडलाइंस तो हमने बताई। मौसम की सूरत हाल, लाहौर के मौसम की बात कर रहे थे, दिसंबर की सर्दी की बात कर रहे थे, तो लाहौर के दर्जा हरारत की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 21 रहने वाला है, जबकि कम से कम होगा 11। जबकि बदीन के मौसम की बात की जाए तो ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 31, जबकि कम से कम 14 रहने वाला है। लाहौर से सीधा बदीन चले गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। 2 मजीद शहरों का मौसम आपको बताते हैं, चूंकि जानना बहुत जरूरी है। और बात कर लेते हैं हम दीर की, जहां पे ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 11, जबकि कम से कम 3 डिग्री सेंटीग्रेड। और ताफ्तान की बात करें जो कि बॉर्डर है, उसके साथ साथ सरहदी इलाका है, बहुत अहम जगह स्ट्रेटेजिकली, ज्यादा से ज्यादा 16, जबकि कम से कम 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहेगा। सो दिस इज दी सिचुएशन। और उसके साथ साथ जो फिजा है वो कंपैरेटिवली आज कम पोल्यूशन रेशो हमें लग रही है, क्योंकि मैंने कहा कि थोड़ा बारिश का सीन बन रहा है तो मे भी अच्छा हो जाए। खैर, आगे बढ़ते हैं और अब सियासत के प्लेटफॉर्म पे हो क्या रहा है वहां उस मौसम की बात करते हैं। आज की बड़ी खबर है, बात करेंगे अपोजिशन इत्तेहाद की। तो पीडीएम ने हुकूमत मुखालिफ तहरीक के लिए बड़े फैसले कर लिए हैं। सरबराही इजलास के बाद मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के ऑप्शन को मुस्तरद करते हुए तमाम असम्बलियों से इज्तिमाई इस्तीफे देने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि पीडीएम में शामिल तमाम जमातों के अरकान कौमी और सूबाई असम्बली 31 दिसंबर तक अपनी क़यादत को इस्तीफे जमा कराएंगे। आज बात की जाए तो पीडीएम की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास हो रहा है, जिसमें पहियाजाम हड़ताल के साथ साथ शटर डाउन हड़ताल है, डिविजनल सतह पर जलसे जुलूस और लॉन्ग मार्च से मुतालिक शेड्यूल तय किया जाएगा। और उधर वजीर आजम इमरान खान ने 2 टोक अल्फाज में अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दे दिया है कि पीडीएम के इस्तीफों से कोई फर्क नहीं पड़ता, अपोजिशन इस्तीफे दिए तो ज़मीनी इलेक्शन कराएंगे। बिल्कुल, और ये बात किस हद तक डुएबल है? 1 मिनट की हद तक तो डुएबल है, लेकिन ऑन प्रैक्टिकल क्या अपोजिशन के लिए इस्तीफे देना, हुकूमत के लिए उसके बाद इंतखाब कराना डुएबल है या नहीं, इसी पे बात करेंगे। उस्मान डार हमारे साथ मौजूद हैं, वजीर आजम के माविन हैं यूथ अफेयर्स के हवाले से, और जो टाइगर फोर्स है उसको भी हेड करते हैं। उनसे जरा पूछते हैं कि वो इस सूरत हाल पे क्या देखते हैं। सबसे पहले तो उस्मान, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हमने आपको जगा दिया, कैसा लग रहा है आपको?
जी रूटीन ही है, आपको पता है सुबह सुबह प्राइम मिनिस्टर अच्छा, आज तो खैर आपके लिए बड़ा दिन है। आज तो डेफिनेटली आप बहुत बिजी भी होंगे क्योंकि प्राइम मिनिस्टर की सियालकोट आमद है, फिर नया एयरपोर्ट आपने बना लिया, नई एयरलाइन सियालकोट की चल रही है। इट्स ग्रेट ओवरऑल। लेकिन सबसे पहले मुझे जरा पीडीएम के हवाले से बताइए। पीडीएम कह रही है इस्तीफे देंगे, आप कह रहे हैं इलेक्शन कराएंगे। इस वक्त मुल्क की पॉलिटिक्स कहां खड़ी है और क्या हमें यह मालूम नहीं है कि हम इकोनॉमिकली कहां पे हैं, जब हम दोनों तरफ से इतने बड़े बड़े दावे सुन रहे हैं और हमारी इकोनॉमी सफर करेगी इस सारी सूरत हाल में? उस्मान साहब देखिए, चांद रोज कपल पीडीएम ने कहा जी 8 दिसंबर को आर पार कर देंगे, लेकिन मैं समझता हूँ खोदा पहाड़ निकला चूहा। कल भी उन्होंने रवायती गुफ्तगू की, 31 दिसंबर की बात की जी, इस्तीफे जो हैं वो हम 31 दिसंबर तक ले लेंगे और फिर हम अपना अगला अमल बताएंगे। मैं समझता हूँ उन्होंने अपने लाहौर और जो लाड़काना जलसा अनाउंस कर रखा है उसका नतीजा भी देखना चाहते हैं कि किस तरह अवाम इनके साथ खड़े हैं नहीं खड़े। लेकिन खास बात यह है, फजल रहमान साहब खुद असेंबली से पार्लियामेंट से बाहर हैं, उनके हलके के लोगों ने उन्हें रिजेक्ट कर दिया। वो डे 1 से इस पार्लियामेंट के खिलाफ थे। वो अलग बात है कि इन्होंने इलेक्शन लड़ा इसी पार्लियामेंट से जिसको ये जेली जिसको असेंबली कहते हैं, वो अलग बहस है। उसके साथ साथ अगर मरियम सफदर साहबा को देखें, उन्होंने खुद आज तक एक काउंसलर का इलेक्शन नहीं लड़ा, इलेक्टेड नहीं है। वो भी इस्तीफे मांग रही हैं उन लोगों से जो अपने अपने हलकों से लाखों लोगों का वोट लेके पार्लियामेंट तक आए हैं। मैं मुंतजर हूँ कब इनके अरकान ये इस्तीफे अपनी लीडरशिप को जमा कराते हैं, और मैं उम्मीद करता हूँ कि ये लीडरशिप स्पीकर नेशनल असेंबली को इस्तीफे देने से पहले पब्लिक करेगी इनमें से किस किसने इस्तीफा दिया है। बिलखसूस जो मेरे मध्य मुकाबल इनके एक रंगबाज हैं सियालकोट से, मैं तो उन्हें कल से चैलेंज कर रहा हूँ आज ही इस्तीफा दो, आओ हम इलेक्शन लड़ते हैं सियालकोट में। सियालकोट के लोग ये फैसला करेंगे कि वो मेरे लीडर खान के साथ खड़े हैं, लोग फैसला करेंगे। आपने भी मौलाना फजल रहमान की बात की, उन्होंने जो मुज़ाकरात हैं उसकी ऑप्शन को बिल रिजेक्ट कर दिया है। वो कहते हैं कि जी अब कोई मुज़ाकरात की गुंजाइश है ही नहीं। तो क्या गवर्नमेंट तैयार है पत्थर का जवाब पत्थर से देने के लिए? क्योंकि उन तो बिल्कुल वायलेंस पे आए हुए हैं कि हमने डंडे भी चलाने हैं, हमने लड़ाइयाँ भी करनी है। तो क्या स्ट्रैटेजी है हुकूमत की? देखिए, फजल रहमान की इस स्टेटमेंट से कि वो मुज़ाकरात नहीं टेबल पे नहीं आएंगे, ये भी सच कौम के सामने आ गया। ये यही रागल आपते थे ना कि जी हमें प्राइम मिनिस्टर इमरान खान या हुकूमत हमारे साथ बैठती नहीं है, बातचीत नहीं करती है। तो आज पूरी कौम देख रही है लोगों की जानों के साथ खेलने के लिए इस कोरोना पेंडेमिक में अपनी करप्शन बचाने के लिए ये हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के टेबल पे बैठने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि इन्हें फिक्र है अपनी करप्शन बचाने की। इनके केसेस जो अदालतों में है वो फैसला कुल स्टेजेस पे हैं, उनके फैसले आने वाले हैं, इसलिए इन्हें पता है जो सजाएं होंगी। इसलिए बेहतर है मुल्क में अफरा तफरी का आलम पैदा करो, और जो मुआशरत की तरफ जा रही है जो इंडिकेटर्स। अच्छा उस्मान डार, मुझे ये बताइए, यू आर अ यंग पार्लियामेंटेरियन, आप इससे पहले पार्लियामेंट में आप नहीं रहे और इस वक्त भी ऑब्वियसली आप पार्लियामेंट में तो नहीं है, लेकिन आप हुकूमती प्रोसेस का हिस्सा हैं और बड़े करीब हैं आप प्राइम मिनिस्टर के। लेकिन आपको नहीं लगता कि सिंस योर गवर्नमेंट इज स्टार्टेड एक इंटेंस किस्म की सूरत हाल है? कभी तो महंगाई के हवाले से आप चैलेंजेस आपको दरपेश है, कभी फॉरेन पॉलिसी के हवाले से दरपेश है, कभी इकोनॉमी के हवाले से दरपेश है, और एक चैलेंज जो आप खुद से सेटल डाउन कर सकते हैं जिसको ट्रिगर करना या रोकना हुकूमत के समहाउ बस में होता है, वो पॉलिटिकल सिचुएशन होती है, वो भी आपसे कंट्रोल नहीं हो रही है। कहीं ना कहीं आपको आवाम का ख्याल नहीं करना चाहिए, बीइंग दी एल्डर ब्रदर, अगर हम गवर्नमेंट की बात करें कि आवाम सारी सूरत हाल में सफर करिए और कितने ज़हनी तनाव का शिकार है। एक तरफ से आपका बयान आता है, एक तरफ से उनका बयान आता है, इस पे जरा हमें बताइए। देखिए, लोगों की जिंदगियों के साथ हुकूमत नहीं खेल रही है, हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है। SOPs की हम बात कर रहे हैं, हम ये बात कर रहे हैं कि जहां कानून की वायलेशन की जाएगी, खिलाफ वर्जी की जाएगी, दुनिया भर में कोई भी जिम्मेदार हुकूमत एक्शन लेती है, कोई कानून की खिलाफ वर्जी करने की इजाजत नहीं देता है। खिलाफ वर्जी तो ये कर रहे हैं, हजारों का मजमा तो ये इकट्ठा कर रहे हैं, लोगों की जिंदगियों के साथ ये खेल रहे हैं। मैं आपको बताऊं, तो पकड़ते क्यों नहीं है? कल भी आपने मरियम समेत कई लोगों पे 8 मुकदमात बनाए, पकड़ते क्यों नहीं है इनको? आप दूसरी जानब आपकी पॉलिटिकल इंटरेस्ट आ जाते हैं, इस वजह से नहीं करते आप, या पॉलिटिकल प्रेशर्स आ जाते हैं? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है, हम इनको सियासी शहीद नहीं होने देंगे। ये तो चाहते हैं पकड़ दकड़ो। मुल्तान में क्या हुआ, 5 घंटे का जलसा नहीं था जो 5 दिन इन्होंने वहां तमाशा लगाई रखा। और हम समझते हैं कि ये कौम पूरी देख रही है कि किन लोगों ने कोरोना को फैलाने में कलीदी किरदार अदा किया। आप अभी एक बात कर रहे थे चैलेंजेस की,
मेरे लीडर, मेरे प्राइम मिनिस्टर वजीर आजम इमरान खान ने सारी जिंदगी मुश्किल वक्त में चैलेंजेस का मुकाबला किया है। मैंने एक लम्हे के लिए भी उन्हें फिक्रमंद नहीं देखा कि ये लोग क्या कर रहे हैं। उनको फिक्र है तो आम आदमी की, वजीर आजम इमरान खान को फिक्र है गरीब आदमी की, छाबड़ी वाले की, रिक्शे वाले की, दुकानदार की। ये लोग मैशत तबाह करने के लिए कर रहे हैं। कौम याद रखेगी आज का दिन 9 दिसंबर, जब ये लोग मुल्क में कोरोना में जलसा खेल रहे थे, तो आपका वजीर आजम सियालकोट में एक निजी एयरलाइन का इफ्तिताह कर रहा है। 4 अरब रुपए से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सियालकोट की बिजनेस कम्युनिटी कर रही है। बिजनेस बूम कर रहा है, सीमेंट इंडस्ट्री ऊपर जा रही है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री ऊपर जा रही है। सियालकोट में एक्सपोर्टर्स के लिए लेबर नहीं है। ये आपका प्राइम मिनिस्टर मुल्क तबाह हाल मुईशत को बेहतर कर स्ट्रगल कर रहा है। साहब, आपने अभी सियालकोट की बात की, वजीर आजम इमरान खान की बात की। आप भी एक प्लेटफॉर्म पे ये कह चुके हैं कि ऑपोजिशन जो है ये मुल्क दुश्मनों के हाथ में खेल रही है। नरेंद्र मोदी के हवाले से आपने इसको रेफरेंस में कोट किया, प्राइम मिनिस्टर भी इस हवाले से कह चुके हैं। क्या ऑपोजिशन और दुश्मन मुल्क के हवाले से कोई आपके पास प्रूफ है, कोई सबूत है जिस वजह से ये इतनी बड़ी स्टेटमेंट दी जा रही है, या सिर्फ काउंटर अटैक किया जा रहा है ऑपोजिशन पे? देखें, आम आदमी से आप पूछें पाकिस्तान में तो वो आपको बताएगा कि हिंदुस्तान, भारत, नरेंद्र मोदी कभी भी पाकिस्तान की खुशहाली चाहता है। कभी भी वो चाहेंगे पाकिस्तान इकोनॉमिकली स्ट्रांग हो। कभी भी वो हमारी अजीम पाक फौज को, आप देखते हैं आए रोज वो एंटी हमारी फौज हरकत करते रहते हैं। क्या सरहद पार से किस किस तरह के अटैक्स और हमारी अजीम पाक फौज की जो कुर्बानी है, शहादतें हैं, वो कौम भूल गई है। तो ये कहना कि जी वो इकट्ठे बैठे हुए हैं, मतलब महज बयानियां है, प्रूफ्स नहीं है, आप ये कह रहे हैं महज बयानियां है। एक सेकंड, क्या कौम को इनकी नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए पिक्चर दिखाएंगे तो यकीन आएगा? भारत का हमारी एंटी फौज, एंटी पाकिस्तान, रियासत को तोड़ना, अदारों को तोड़ना, क्या ये उसका नरेंद्र मोदी का या भारत का बयानिया नहीं रहा है? आज मियां नवाज शरीफ क्या कर रहे हैं? अच्छा चले, बिल्कुल टाइम मेरे पास ऑलमोस्ट 30 सेकंड्स है। मुझे ये बता दें उस्मान, जलसा होगा, जलसे के बाद लॉन्ग मार्च होगा, लॉन्ग मार्च के बाद इस्तीफे होंगे। दिस इज व्हाट द प्लान दे हैव। आपका प्लान सिर्फ ये है कि इंतजार करेंगे इस्तीफों का और फिर इलेक्शन कराएंगे। उससे पहले आपका कोई प्लान नहीं है? जीटी रोड ब्लॉक होता है, मोटरवे ब्लॉक होती है, लाहौर ब्लॉक होता है, कोई आपका प्लान नहीं है गवर्नमेंट का? देखिए, मैं पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी के जो इलेक्टेड एमएनएज हैं, सेनेटर्स हैं, पीडीएम के तमाम जो लोग पार्लियामेंट में बैठे हैं, मैं उन्हें ये कहना चाहूंगा वो आइन पढ़ें, वो पाकिस्तान आइन और कानून पढ़ें। उसमें कैटेगोरिकली लिखा है कि ये लोग इस्तीफे देंगे तो सिर्फ जिमनी इलेक्शन होगा, हुकूमत कहीं नहीं जाएगी। जहां जहां से ये इस्तीफा देंगे वहां वहां हुकूमत जिमनी इलेक्शन कराएगी। ठीक है, हुकूमत जिमनी इलेक्शन कराएगी, लेकिन ठीक है, आपने आप जो भी आप मौक़िफ़ दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। इट्स अ बिग डे फॉर सियालकोट। वी विश यू अ वेरी बेस्ट ऑफ लक। प्राइम मिनिस्टर साहब का दौरा भी है, आप लोगों के लिए एक बड़ा दिन है। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अर्ली इन द मॉर्निंग। उस्मान हमारे साथ मौजूद है। एग्जैक्टली, और इंटेंस गुफ्तगू भी हुई, लेकिन इसी इंटेंस गुफ्तगू के बाद एक छोटी सी ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। सरों के सुल्तान उस्ताद राहत फतेह अली खान आज अपनी 40वीं सालगिरह मना रहे हैं, और जैसा कि आपने देखा गाते हैं, क्या कमाल गाते हैं। उस वक्त से जब बहुत छोटे थे, छोटी सी उम्र में नुसरत फतेह अली खान साहब के साथ गाते थे। एक मौसीकी और गायकी वाले घराने में आंख खोलने वाले राहत फतेह अली खान ने कम उम्री में ही, जैसा कि मैंने बताया, अपने चचा उस्ताद नुसरत फतेह अली खान के साथ समा की महफिलों में जाना शुरू किया। राहत फतेह अली खान साहब को 2019 में ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की जानिब से मौसीकी के शोबे में PhD की एजाजी डिग्री भी दी गई। और आज उनकी बर्थडे है, तो हमने सोचा कि उन्हें अपने शो पर लाइव बुलाकर ही उन्हें बर्थडे विश किया जाए। सरप्राइज। एग्जैक्टली, थैंक यू वेरी मच राहत फतेह अली खान साहब कि आपने हमें ज्वाइन किया। और सबसे पहले तो ये बताएं, सबसे पहले तो वी विश यू वेरी हैप्पी बर्थडे ऑन बिहाफ ऑफ एक्सप्रेसो एंड एक्सप्रेस न्यूज। आपको सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी जिंदगी के सफर के हवाले से क्या कहेंगे, कितना चैलेंजिंग रहा? अल्लाह की मेहरबानी से बड़ा कठिन भी सफर रहा है ये, और बड़ा एंजॉय भी किया है सफर में। और अब आज तक एंजॉय और मुश्किलात को सामना करते हुए ये सफर तय हो रहा है। और बहुत शुक्रिया आपका बर्थडे विश करने का जी। नहीं, यू मोस्ट वेलकम सर, आप डिजर्व करते हैं, आप लिविंग लेजेंड है हमारे लिए। जहां पे एक जानिब हम मौसीकी की सफर की बात करें तो ये फेज बड़ा इंटरेस्टिंग भी आया और मुश्किल भी आया, जिसमें कोविड आ गया। कोविड में, कोरोना के अंदर आपकी क्या मसरूफियात रही और क्या मुतासिर भी हुए? आपके जो स्केड्यूल ओब्वियसली हुए होंगे, बहुत बिजी स्केड्यूल होता है आपका, इस हवाले से भी बताइए। तो मुतासर जो है वो जो शोबिज़ इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा मुतासर हुई है। हर इंडस्ट्री से ज्यादा मुतासर जो है वो शोबिज़ इंडस्ट्री हुई है।
तो बिल्कुल बहुत मुतासरा है शोबिज़ इंडस्ट्री वाले, ये तो हकीकत है। आपने अपने करियर को चैलेंजिंग तो बताया, लेकिन इसके साथ साथ आपने कामयाबियां भी खूब समेटी। क्या किसको क्रेडिट देंगे अपनी कामयाबियों का? अल्लाह ताला की मेहरबानी को देता हूँ जी फर्स्ट ऑफ ऑल, और हुजूर पाक की करम नवाजी को और उनकी रहमत को देता हूँ मैं, और उनके बाद मेरे माँ बाप को देता हूँ मैं, और उस्ताद नुसरत अली खान साहब को जिन्होंने मुझे सिखाया, और उसके बाद जो मेरे फैंस हैं, जो मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, आवाज से मोहब्बत करते हैं, मेरी म्यूजिक को लाइक करते हैं। अच्छा, एक तो खान साहब आपको जाने नहीं देना, हमने आपसे गाना भी सुनना है, लेकिन उससे पहले चूंकि आपकी सालगिरह है, आपके करोड़ों चाहने वाले हैं पूरी दुनिया के अंदर, और आप ही का गाना यूट्यूब पे पाकिस्तान का सबसे ज्यादा देखा गया गाना है अब तक, जरूरी था। तो अपने फैंस जो आपको देख रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? इट्स योर बर्थडे। मैं उनसे ये कहना चाहूंगा कि कोरोना वायरस की वजह से हालात जो हैं वो संगीन ना हो जाएं, तो प्लीज एहतियात करिए, सभी लोग एहतियात करें। हमने आपको बता दिया कि हमें आपको सुबह सुबह ऐसे नहीं जाने देना। दो आर्टिस्ट के लिए सुबह सुबह गाना मुश्किल होता है, लेकिन आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जाते जाते अपने देखने वालों को कुछ सुना दें। जी जरूर, व्हाई नॉट। अभी रिसेंटली मेरी ये सांसों की माला पे सिमरू में का नाम ये लॉन्च हुई है, मैं उसका ही एक वर्जन एक थोड़ा सुना देता हूँ आपको। पिया इन नैनन में जो मैं पलक डांप तो है लूं, ना मैं देखूं गैर को, ना मैं तो है देखने दूं, सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम, अपने मन की मैं जानूं और पी के मन की राम, सांसों की माला पे सिमरू में फीका नाम। क्या बात है खान साहब, हैप्पी बर्थडे वंस अगेन, थैंक यू मच। हमारी सुबह को बहुत मेलोडियस बनाने के लिए गाते रहिए और दिलों पे राज करते रहिए। इसी मौके पे हमने ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और अब यकीनी तौर पे कोरोना पेंडेमिक की बात करेंगे, जो कि आजकल का सबसे अहम मौजू है और सबसे जरूरी भी है। इससे पहले कि मैं आज का मौजू, चूंकि वैक्सीन है, इस पे हमने बात करनी है, लेकिन मैं आपको कुछ जो लेटेस्ट स्टैट्स है वो बता देता हूं। इस वक्त जो कोरोना के हवाले से पिछले 24 घंटे में कंफर्म केसेस है वो है 2963। टोटल जो अमवात वाकई हुई हैं उनकी तादाद 60 है, और 1797 ऐसे पेशेंट्स हैं जिन्होंने रिकवर किया है, जबकि पिछले 24 घंटों में 12 पेशेंट्स की हालत नाजुक बताई जाती है। अब हम अगर वैक्सीन की बात करें तो इस दूसरी लहर के बाद, जैसा कि आपको मालूम है, मजीद तेज हुए हैं, शरह-ए-अमवात में भी इजाफा हुआ है। इससे भी तशवीशनाक बात यह है कि तकरीबन 11,000 फ्रंटलाइन हेल्थ प्रोफेशनल्स इस मौलिक वायरस के शिकार हो चुके हैं, जिनमें से अब तक 103 अफराद जाँ बहक भी हुए हैं। बिल्कुल, और कोरोना वैक्सीन की बात कीजिए तो इस हवाले से कुछ अच्छी खबरें सामने आ रही हैं। बरतानिया में वैक्सीन लगाने का जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। पाकिस्तान की बात कीजिए तो उसमें भी वैक्सीन की खरीदारी के लिए अहम पेशरफ सामने आ रही है। हुकूमत ने वैक्सीन खरीदने की कोशिशें तेज कर दी हैं। इस हवाले से खुसूसी कमेटी भी बना दी गई है, जबकि वजारत सेहत ने भी कोरोना वैक्सीनेशन प्लान तैयार कर लिया। इस हवाले से, इस प्लान के हवाले से बात करेंगे और इस वैक्सीन के मुतालिक बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पार्टी सेक्रेटरी ब्रांच से है डॉक्टर नौशीन हामिद साहिबा। बहुत शुक्रिया मैडम, सुबह सुबह आपने हमें ज्वाइन किया। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग। और हम ये जानना चाहेंगे कि ये जो वजारत सेहत का वैक्सीनेशन प्लान है, बेसिकली ये है क्या, और किन जो फेजेस हैं या किस तरह के स्टेजेस से गुजर के प्लान एग्जीक्यूट किया जाएगा? देखिए जी, ये कैबिनेट कमेटी ये 5 मिनिस्टर्स के ऊपर मुश्तमिल जो है बनाई गई है, और ये उनके उसी जो TORs है उसमें शामिल है कि ये हमने पॉपुलेशन को किस तरह आइडेंटिफाई करना है। तो फर्स्ट फेज के अंदर जो है वो जो एसेंशियल हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, जो कि इस वक्त डायरेक्टली कोरोना पेशेंट्स को डील कर रहे हैं, ICUs में ड्यूटी दे रहे हैं, कोरोना वार्ड्स में ड्यूटी दे रहे हैं, तो फर्स्ट स्टेज पे उन एसेंशियल हेल्थ वर्कर्स को और 65 इयर्स से अबव जो हमारी पॉपुलेशन है उनको ये वैक्सीन दी जाएगी। और ये तकरीबन 0.5 मिलियन डोजेस जो है वो हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए, और 9.5 मिलियन डोजेस जो है वो 65 प्लस के लिए। सेकेंड स्टेज के अंदर जो है वो तमाम हेल्थ वर्कर्स को कवर किया जाएगा, जिसमें नर्सेज, पैरामेडिक्स, डॉक्टर्स होंगे जो कि बाकी हिस्सों में हॉस्पिटल्स की अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, और 60 प्लस पॉपुलेशन जो है उनको कवर करेंगे। और फिर थर्ड
के अंदर जो हमारी पॉपुलेशन होगी उसमें से जो डिजर्विंग लोग होंगे, मुस्तहिक लोग होंगे, और उनको आइडेंटिफाई करके तो थर्ड फेज में उनको दी जाएगी ये वैक्सीन। ठीक है, आपने 3 फेजेस का जिक्र किया। एक तो हमें जरा कंपनीज के हवाले से बता दीजिए, हम किन कंपनी से खरीदने जा रहे हैं, किस हद तक इत्मीनान बख्श है इन कंपनीज से वैक्सीन का खरीदा जाना, इस हवाले से क्या पेशरफ्त हुई है? देखिए जी, इस वक्त हमारी 4-5 इंटरनेशनल कंपनीज के साथ निगोशिएशंस जारी हैं, क्योंकि हमने अफोर्डेबिलिटी भी देखनी है, हमने उसकी अवेलेबिलिटी देखनी है कि कौन हमें कितनी जल्दी दे सकता है। और फिर ये जाहिर है कि ये वैक्सीन, इस तरह से कुछ वैक्सीन आपको पता है -70 डिग्री पे ट्रांसपोर्ट होनी है, कोल्ड चेन इनकी मेंटेन करनी है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में आपको देख के करना पड़ता है कि वो वैक्सीन जब तक यहाँ हमारे पास पहुंचे और हम उसको एंड यूजर को दें, वो इफेक्टिव रहे, वो किसी टेम्परेचर वगैरह की वजह से उसमें कोई खराबी पैदा ना हो जाए। तो इसलिए ये तमाम चीजें जो हैं देखी जा रही हैं, और ये 4-5 कंपनीज के साथ जो है मुसलसल पिछले 3-4 महीने से कांटेक्ट में, जो कंपनीज फाइनल स्टेजेस में है वैक्सीन के बनाने के मराइल में। इसमें यूके की कंपनी, अमेरिकन की हैं, तो इंशाल्लाह। अच्छा मैडम, चीन की जो तैयार करदा वैक्सीन है उसके हवाले से भी उसका ट्रायल भी पाकिस्तान में जारी है, वो ट्रायल किस फेज में है और कब तक ये आम पब्लिक तक अवेलेबल होगी? क्योंकि बार बार गवर्नमेंट भी ये कह रही है कि चूंकि वर्स्ट हो रही है सेकेंड वेव, तो इसमें हमें वैक्सीन की जो अवेलेबिलिटी है उसको यकीनी बनाना है। जी, देखिए, ये जो कैंसिनो बायो चाइनीज कंपनी है उसकी ट्रायल जो है NIH पाकिस्तान की सुपरविजन में हो रही है जी। और इसका टारगेट ये है कि हमने 18,000 वॉलंटियर्स को वैक्सीनेट करना है। 10,000 से ज्यादा वॉलंटियर्स वैक्सीनेट हो गए हैं और हमारी उम्मीद है कि दिसंबर के एंड तक हम अपना टारगेट अचीव कर लेंगे। जैसे ही सारे वॉलंटियर्स वैक्सीनेट हो जाएंगे उसके पूरी बाद जो है वो सारे इसके रिजल्ट्स जो हैं वो फाइनलाइज होंगे, कुछ सैंपल्स चाइना भेजे जाएंगे। तो ये बिल्कुल मैं समझती हूँ कि जनवरी में ये सारे रिजल्ट्स वगैरह फाइनल होके एंड ऑफ फर्स्ट क्वार्टर जो है मार्च के करीब जो है वो वैक्सीन जो है इंशाल्लाह ताला चाइना से भी हमें मिल जाएगी। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स के हवाले से हमें बताइए, क्योंकि जाहिर बात है कुछ हमने इंटरनेशनल स्टडीज भी की हैं, यूके के अंदर इसका आगाज कर दिया गया है। क्या यूके ने जल्दी तो नहीं कर दी इस मामले के अंदर? और पाकिस्तान जिस तरीके से फोकस किए हुए, पाकिस्तान में नॉर्मली इम्यूनिटी भी लोगों की बेहतर है, जैसे हमने फर्स्ट वेव के अंदर देखा, तो उसको लेकर इस वैक्सीन का इम्पैक्ट आप क्या देख रही हैं आम शहरियों के ऊपर? देखिए, वैक्सीन के कोई भी वैक्सीन हो उसके साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। आप बच्चों की भी वैक्सीनेशन देख लें, मीजल्स की हो जाए, बाकी जितनी भी हमारी वैक्सीन होती हैं, TPT, सबके साइड इफेक्ट्स तो होते हैं। और वो साइड इफेक्ट यही होते हैं कि जब वो जाती है तो जाहिर है बॉडी थोड़ा सा रिएक्ट करती है, तो थोड़ा सा टेम्परेचर होता है। तो कोविड वैक्सीन के भी अभी जो हमारे सामने साइड इफेक्ट्स आए हैं वो हल्की सी फीवरिश फीलिंग है और एक आध दिन जो है बॉडी एक्स रहते हैं, जो कि सिंपल पैनाडोल से जो है वो कंट्रोल हो जाते हैं। तो अभी इसकी जो है वो काफी हद तक हौसला अफजा नताइज हमें दे रही है, हो रहे हैं। तो ये इतनी इसके कुछ साइड इफेक्ट्स नहीं है, मगर ये बात जरूर है कि जब भी दुनिया में बनी है वो सालों की रिसर्च के बाद। अच्छा डॉक्टर साहिबा, हम मुसलसल चूंकि वॉलंटियर्स की बात करें तो किसी पार्लियामेंटेरियन ने भी वॉलंटियर किया है अपने आप को कि वैक्सीन लगवाए, ताकि अलामती तौर पे लोग भी फिर उसकी तकलीफ करें और वैक्सीन करवाएं? किसी पार्लियामेंटेरियन ने किया? जी, गवर्नर पंजाब जो है उन्होंने भी लगवाई है, उनकी मिसेस ने भी लगवाई है, और उसके अलावा एजाज शाह साहब इंटीरियर मिनिस्टर जो है उन्होंने भी वॉलंटियर किया है। तो वैक्सीन तो लग रही है जी, और गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स लगवा रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा मैडम, एंड पे चूंकि हम चाहेंगे कि PTM के जलसे भी हैं, सुपीस का ख्याल भी नहीं रखा जा रहा, वैसे जो एक करंट सिनेरियो हम देख रहे हैं, क्या मैसेज देंगी आम पब्लिक को, ऑपोजिशन को, PTM को? एक कंपाइल करके आप हमें एक मैसेज दे दें हमारे प्लेटफॉर्म से, एक्सप्रेसो से, जो देख रहे हैं आपको इस वक्त। देखिए, इस वक्त कोरोना जो है सेकेंड वेव बहुत खतरनाक है और ये बहुत सीरियस तरफ जा रही है, और हमें नजर ही आ रहा है कि ये पहली वेव से ज्यादा खतरनाक साबित होगी, क्योंकि पहली वेव में ये पब्लिक गैदरिंग्स और ये सारी चीजें हमें नजर नहीं थी। इस वक्त बहुत सारी चीजें, ट्रांसपोर्ट वगैरह सब चीजें बंद की हुई थी। अब ये तमाम चीजें जो हैं वो भी SOPs के साथ खुली हुई हैं, और पब्लिक गैदरिंग्स इतनी बड़ी तादाद में हो रही है। ये एक नॉन फैक्ट है कि जहां पर भी गैदरिंग्स होंगी वहां पे कोरोना स्प्रेड करेगा, और इसका डेटा भी हमें मिला है कि जहां पर भी ये
ठीक तो है, ये- ठीक है मैम, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया और आप बड़ा काम कर रही हैं। स्टार्टेड आपके साथ पहले भी काम करने का और इंटरेक्ट करने का तजर्बा हुआ। विश यू ऑल द बेस्ट। अल्लाह करे कि वैक्सीन पाकिस्तान में आए, आम शहरियों को लगे और इससे शहरी सेहतयाब हो। हमारी यही दुआ और पेंडेमिक खत्म हो, अल्लाह से ये भी दुआ अल्लाह करें, करे। सब लोग आमीन कहें। इसी आगे नोट बढ़ते पे हैं, हम ब्रेक हाँ, लेंगे जी। ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और पॉलिटिक्स की बात करते करते मैं ये सोच रहा था कि लोग जहनी इंतशार का शिकार हो जाते हैं ना, तो जहनी इंतशार नहीं होना चाहिए किसी भी सूरत में। आप जो भी मैसेज दे रहे नहीं, हैं, आपने क्यों कहा एकदम? नहीं मैंने इसलिए कहा है कि देखो, अब अगर लोगों को आप रिलैक्स नहीं करेंगे जैसे कि हम करने की कोशिश करते हैं, तो लोग एक अंडर स्ट्रेस रहेंगे। शी डजंट लुक लाइक अंडर स्ट्रेस, आई एम नॉट सेइंग दिस, लेकिन ओवरऑल जिस तरह की खबरें आती हैं, और बहुत ज्यादा खबरें पढ़ने से भी आप परेशान होते हैं, पता है आपको, आई मीन सुनने से। तो आप नहीं सुने। नहीं, मेरा तो जॉब है, मैं क्या करूं, लेकिन बहुत ज्यादा खबरें अगर आप करते रहते हो, लोग जो मुख्तलिफ हाँ, वैसे मोटिवेशनल ना, स्पीकर्स भी हैं वो भी यही बात करते हैं नॉर्मली कि हमारे घरों में भी प्रैक्टिस देखी गई कि पहले तो लोग बहुत शौक से खबरें सुना करते थे। अब उनको होता है कि जितना सुनते हैं उतना स्ट्रेस लेवल बढ़ता है, क्योंकि अभी जो पॉलिटिकल सिचुएशन है। लेकिन कोई बात नहीं, दिसंबर आ गया, लाहौर का मौसम बहुत अच्छा, आप मौसम एंजॉय करें। दिसंबर में वैसे ही मैंने देखा है बहुत से लोग शायर बने होते हैं। वो लोग जो शायर नहीं होते उन पे भी शायरी आ रही होती है। और लाहौर की मॉल रोड तो वैसे ही इट्स सो रोमांटिक टू ट्रैवल ऑन। आप अगर जाएंगे तो आपको बहुत मजा आएगा। खैर, इस वक्त हमने साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड टेक में आज वकार अहमद मलिक कुछ बहुत इंटरेस्टिंग बताने वाले हैं, और वो जब एक्सप्लेन करते हैं हमें सुनने में बहुत मजा आता है। आप भी सुने और कुछ समझने की कोशिश करें। साइंस एंड टेक। Hello, I'm Sunny Williams. I'm up here on the International Space Station. So this is Node 2. इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, इसके हवाले से बहुत सारे सवाल आते हैं। डेफिनेटली सिर्फ एक सेगमेंट में उसको पूरे उस पर बात नहीं की जा सकती। हम इस पे बात करते रहेंगे। बहुत सारे सवालात होते हैं, बहुत सारे लोगों के ज़हन में सवालात होते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जनरली लोग किस तरह, वहाँ पे जो एस्ट्रोनॉट या खलाबाज हैं वो अपनी लाइफ कैसे गुजारते हैं, खाना कैसे खाते हैं, पानी कैसे पीते हैं, सोते कैसे हैं, और वो जो इस तरह फ्लोट कर रहे होते हैं, तैर रहे होते हैं, वो क्यों तैर रहे होते हैं। बहुत सारे लोगों के ज़हन में होता है कि शायद ग्रेविटी ख़त्म हो जाती है, लेकिन 400 किलोमीटर पे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो सफ़र कर रहा है, तो 400 किलोमीटर पे 10% ग्रेविटी जो है वो ख़त्म होती है। 90% अर्थ की ग्रेविटी वहाँ पे भी है, तो वो फिर क्या वजह है कि वो क्यों तैर रहे होते हैं। इस तरह के बहुत सारे सवालात हैं, उन पर हम बात करते रहेंगे। लेकिन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हवाले से आप यूँ समझिए कि इसके हवाले से जो इंटरेस्टिंग फैक्ट्स हैं, इस सेगमेंट में हम सिर्फ वो डिस्कस करेंगे। Hey, Aki, what are you doing down there? This is one of the cool things about space too. पहली बात तो यह है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है, या बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन, 28,000 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से सफर कर रहा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या बैनुल अक़वामी खलाई स्टेशन पर कितने इंसान जा चुके हैं? 291। और इन 291 खलाबाजों का ताल्लुक दुनिया के 19 मुख्तलिफ ममालिक से है। 24 घंटों में ये 16 चक्कर करता है जमीन के गिर्द। तो इसका मतलब ये है कि अगर आप इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे होंगे तो 16 दफ़ा सूरज तलू होगा, यानी जो 24 घंटे में एक दफ़ा हम देखते हैं कि सूरज तलू होता है और फिर गरूब होता है, वहाँ पे आप 16 दफ़ा सूरज तलू होता देखेंगे, 16 दफ़ा गरूब होता देखेंगे, क्योंकि आप 24 घंटों में 16 चक्कर लगा रहे हैं। स्पीड 28,000 किलोमीटर पर आवर है। So right now we are right over Africa. It's a little bit cloudy, as you can tell. So we're right over the continent of Africa. आपके जहन में हो सकता है कि ये सवाल आ रहा हो कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो कितना बड़ा है, तो आप अपने जहन में एक 6 बेडरूम घर का तस्वुर या एक नक्शा जो है वो जहन में लाएं। 6 बेडरूम्स, वो लिविंग जिसकी है, तो एक जो भी आपके जहन में एक नक्शा आता है, तकरीबन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो इतना बड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर 50 से ज़्यादा कंप्यूटर्स हैं जिसकी जो ऑटोमेशन है उसको कंट्रोल करते हैं। और इसके अलावा जो सॉफ्टवेयर है, अगर हम एक अज्यूम करें कि एक सॉफ्टवेयर है जो कि इस तमाम चीज़ को मैनेज कर रहा है, उसकी अगर हम लाइंस, उसकी जो कोड की जो लाइंस हैं, उनको अगर हम काउंट करें तो वो 3 मिलियन 30 लाख लाइंस। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे जो आपको ये जो इसके गिर्द सोलर एरेज नज़र आते हैं, इसको सोलर पैनल कह लें, ये कितनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं? ये 75 to 90 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने के लिए खलाबाजों को कितना वक्त चाहिए? जनरली आप देखते हैं कि लॉन्चिंग के बाद काफ़ी टाइम लगता है उनको इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे पहुंचने के लिए, लेकिन मिनिमम टाइम अगर हम कहें तो 4 घंटे है। 4 घंटों के अंदर आइडियली एक खलाबाज को, या अगर आप कोई वहाँ पे रसद पहुँचाना चाह रहे हैं, तो स्पेस शिप को कनेक्ट होने में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ मिनिमम 4 घंटे लगते हैं।
इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के हवाले से इंटरेस्टिंग फैक्ट्स इतने ज़्यादा हैं कि वो तो शायद ख़त्म होने का नाम ना ले, लेकिन आप अपने बच्चों को एक वीडियो ज़रूर दिखाइएगा ताकि उनको मालूम हो और आपको खुद भी मालूम हो कि जो खलाबाज हैं वो वहाँ पे कैसे वक्त गुजारते हैं, कैसे खाना खाते हैं, कैसे पानी पीते हैं, वॉशरूम्स के हवाले से बहुत सारे इस तरह के सवालात होते हैं जो हमारे ज़हन में होते हैं। यूट्यूब पर एक चैनल है KW स्पेस। KW स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट हैं सनी विलियम्स, जिन्होंने बड़ी ही खूबसूरत वीडियो बनाई और उन्होंने वो तमाम रूटीन अपनी वहाँ पे दिखाई और अपने साथ जितने भी खलाबाज हैं उनकी दिखाई कि वो कैसे टाइम गुजारते हैं, वो कैसे ब्रश करते हैं और वो मुख्तलिफ जो हिस्से हैं इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के, ये वीडियो अपने बच्चों को ज़रूर दिखाइएगा ताकि उनके अंदर स्पेस साइंस का और कॉस्मोलॉजी का और इन तमाम चीज़ों का शौक पैदा हो। वेलकम बैक टू एक्सप्रेसो। और इमरान हसन की पेशगोई सही साबित हुई और लाहौर में बारिश शुरू हो चुकी है। आज के बाद जो मैं पेशगोई करूंगा आपने मान लेनी है। नहीं, इतनी भी कोई बात नहीं है। अच्छा, लाहौर में बारिश शुरू हो गई और भी अगर कहीं कहीं बारिश है तो एंजॉय कीजिए, अच्छा है, पकोड़े समोसे खाइए, चाय पीजिए, अच्छी बात है। हम आगे बढ़ते हैं और हम आपको दिखाते हैं सेगमेंट मेरा पाकिस्तान। आज हिना नियाज़ी हमें मेरा पाकिस्तान में क्या दिखा रही हैं, जस्ट रिवील द सरप्राइज। सेगमेंट देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं हिना नियाज़ी और आप लोग देख रहे हैं मेरा पाकिस्तान। नाजरीन, आज हम लॉरेंस गार्डन के बहुत पॉपुलर क्लब कॉस्मोपॉलिटन क्लब में मौजूद हैं। इसकी हिस्ट्री क्या है, ये किसने बनाया और ये अंदर से कैसा दिखता है, आइए चल के देखते हैं। नाज़रीन, हम इस वक्त इस क्लब के प्रेसिडेंट डॉक्टर इफ्तिखार बुखारी के साथ मौजूद हैं और उनसे जानते हैं कि इस क्लब की हिस्ट्री क्या है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम जी, वेलकम यू पीपल हियर इन कॉस्मोपॉलिटन क्लब। बहुत खुशी है आप लोगों को। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग अस ओवर। सर, मुझे सबसे पहले तो ये बताइए कि इस क्लब की हिस्ट्री क्या है, बनाया किसने ये? देखिए, ये बरसगीर पाक हिंद में जब ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे आई और उसने रिफॉर्म्स की यहाँ पे मुख्तलिफ किस्म की, तो यहाँ पे गवर्नर थे पंजाब के, आल पंजाब उस वक्त था। दैट वाज 1927, विलियम हेले। जी जी, विलियम हेले कॉलेज ऑफ कॉमर्स भी बनाया था। बिल्कुल। तो विलियम हेले ने ये बाग बनाया और इस बाग में 1927 में इस क्लब की बुनियाद रखी, द कॉस्मोपॉलिटन क्लब। इससे पहले 1916 में ये जो इस वक्त जनाब पब्लिक लाइब्रेरी है, ये क्लब बना था, ये अंग्रेजों के लिए था। अच्छा। तो फिर यहाँ पे एक जो क्लास उन्होंने पैदा की, जो यहाँ की ब्यूरोक्रेटिक क्लास थी, जिसमें जजेस भी थे, जिसमें बहुत सीनियर वकला थे, उनके लिए फिर उन्होंने ये एक कॉस्मोपॉलिटन क्लब इंडियंस के लिए बनाया। तो ये 1927 में 23 मार्च को या 27 मार्च को गालबन उन्होंने इसकी बुनियाद रखी। गालबन एशिया में इतना बड़ा बोटेनिकल गार्डन नहीं है जितना ये बाग जनाह है पाकिस्तान का, इवन इन एशिया में ये कहीं। और गालबन ये पहला बाग है जिसमें कोई क्लब है। इसमें एक लेडीज क्लब भी है, अच्छा, वो भी उन्होंने बनाया। और उसके बाद यहाँ टेनिस क्लब है छोटे छोटे। तो दो क्लब थे। तो दूसरा क्लब जो है वहाँ लाइब्रेरी बन गया, वो शिफ्ट हो गया, वो जिमखाना क्लब जिसका नाम है जिमखाना था। कितनी दिलचस्प बात है कि जब पाकिस्तान बनने से पहले खुशवंत सिंह इस क्लब के मेंबर है और उन्होंने इस पे लिखा भी है। इसके बारे में, इस क्लब के बारे में उनकी मुख्तलिफ अफसानों में, किताबों में इसका जिक्र है। और अपने इब्तिदा में लिखा कि मैं कैसे उनके बारे में, सब बहुत बड़े वकील थे, खुद भी वकील थे। अब खुशवंत सिंह जहाँ पे बैठता है लिखता है, इसमें बहुत से लोग हैं। मंटो साहब यहाँ पे आए। हिस्ट्री में मिलता है कि कृष्ण चंद्र ने भी यहाँ विजिट किया था और कृष्ण चंद्र ने इसके ऊपर एक नावल लिखा था कि उसका नाम उसने लिखा था भूरबन क्लब, क्योंकि वहाँ पे इंडियन भूरबन में एक क्लब था, उसका नाम थी कॉस्मोपॉलिटन क्लब था। तो उन्हें दोनों की हिस्ट्री को मिक्स करके वहाँ पे एक अपना नावल लिखा है जो बड़ा एक हिस्टोरिकल नावल है, भूरबन क्लब, पढ़ने वाला नावल है। सर, मुझे ये बताइएगा कि ये क्लब कितने रकबे पर मुहित है? ये क्लब कोई तकरीबन 4-4.5 एकड़ जगह है इस बाग के अंदर। और यहाँ पे लॉन टेनिस होती है और ख़ास तौर पे आपको बताऊँ इसकी हिस्ट्री में कि यहाँ पे डेविस कप टूर्नामेंट हो चुका है। जब डेविस कप टूर्नामेंट की पाकिस्तान में वेस्ट से जो ऑर्गेनाइजर जब आए, तो उन ऑर्गेनाइजर ने पाकिस्तान की सारी ग्राउंड्स देखी। उन्होंने कहा कि नंबर 1 ग्राउंड और जगह जो है ये कॉस्मोपॉलिटन क्लब है। तो वो मैच यहाँ पे डेविस कप टूर्नामेंट चुका, ये बहुत बड़ा एजाज है। इसके अलावा भी बहुत सारे एजाज आते हैं पाकिस्तान में। तो आपको अंदर चले तो मैं आपको चलें, आ जाएं, अंदर चलते हैं जी। हम जब अंदर आ जाते हैं तो सबसे पहले जी हमारे यहाँ पे एक कॉस्मोपॉलिटन क्लब लाहौर प्रेसिडेंट्स। हाँ, तो ये जब पाकिस्तान बना तो हमारे जो पहले प्रेसिडेंट थे
वो थे चीफ जस्टिस वेस्ट पाकिस्तान, जस्टिस अब्दुल रशीद। बिल्कुल सही। तो ये जस्टिस अब्दुल रशीद जो 1947 में इस क्लब के प्रेसिडेंट थे, ही टुक ओथ फ्रॉम मोहम्मद अली जिन्ना। उन्होंने मोहम्मद अली जिन्ना से हलफ लिया था एज गवर्नर जनरल पाकिस्तान। बहुत सारी लंबी लिस्ट है। लंबी लिस्ट है। मेरे लिए ये जो प्रिविलेज है या ऑनर है, मैं ये समझता हूँ कि सारी चीज़ों के बावजूद मैं एक राइटर और पोएट हूँ। तो मेरी इंट्रोडक्शन एक पोएट की और एक राइटर की है, तो मैंने एज ए पोएट और राइटर अपना नाम लिखवाया। यहाँ लिखवाया हुआ है। ये इत्तेफाक से देखिए हमारे बड़े सीनियर मेंबर हैं अनवर साहब यहाँ पर मौजूद हैं क्लब पे, और इनका भी बहुत ज़्यादा मीडिया से ताल्लुक रहा है। अनवर साहब, बीइंग अ सीनियर मेंबर ऑफ कॉस्मोपॉलिटन क्लब, आप मुझे ये बताएं कि आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस कैसा है? जी, पहली तो बात है कि बाग जनाब खुद इस लोकेलिटी में एक बहुत बड़ी अल्लाह की नेमत है। तो उसके बाद जब आप इंसान अपने रोज़मर्रा के अमूर से निपटाने में जब इंसान थक जाता है तो वो रिलैक्स माहौल चाहता है कि जहाँ वो अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ गपशप कर सके। बिल्कुल। तो कॉस्मोपॉलिटन क्लब उस मकसद के लिए बेहतरीन जगह है। तो आप यहाँ पे हफ्ते में कितनी दफा आते हैं? मैं जी डेली आता हूँ। अच्छा, डेली रिलैक्स करने आते हैं, तो जबरदस्त हो गया। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू फॉर योर टाइम। ओके, वेलकम जी। अच्छा, ये भी एक बड़ा सा आपका हॉल लाउंज है जहाँ पे लोग बैठते हैं, वेट करते हैं। अच्छा, ओके। इसके साथ हमारा ये टीवी लाउंज है जिसमें लोग बैठकर टीवी देखते हैं या खबरें सुनते हैं। ब्रिटिश दौर में यहाँ पे टेबल्स वगैरह हमारी थी, आपको पुरानी टेबल दिखाते हैं। अच्छा, मतलब एंटीक एंड विंटेज। एंटीक। क्या है हमारा बिलियर्ड रूम, ये बड़ी हिस्टोरिकल टेबल है स्नूकर की। अच्छा सर, मुझे लगता है कि जो स्नूकर है बड़ी ट्रिकी गेम है, मतलब हर किसी के बस की बात नहीं है। बहुत ही अच्छा। यहाँ पे हमारे इस क्लब के 2 खिलाड़ी ऐसे हैं जो नेशनल चैंपियन रहे हैं। अच्छा। पाकिस्तान में इंटरनेशनल जिन्होंने खेला है। ओके। और मोहम्मद अली जिन्ना भी बहुत पसंद करते थे स्नूकर को। जी। ये जो सोफा यहाँ पर है, चेयर्स ये हैं, भी उसी वक्त की पुरानी चेयर्स हमने प्रिजर्व की हुई हैं। प्रेसिडेंट साहब, अब आप हमें बाकी का ये जो है पूरा क्लब और अब आपको मैं किस क्लब का डाइनिंग हॉल दिखाता हूँ। डाइनिंग हॉल। सर, ये कॉस्मोपॉलिटन क्लब का कौन सा हिस्सा है? डाइनिंग हॉल है। ये डाइनिंग हॉल है और यहाँ पे एक 3 हॉल है इसके, हमारे 3 पोर्शन है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि यहाँ पे कुछ इवेंट्स भी होते हैं? म्यूजिक इवेंट्स, छोटे-छोटे इवेंट्स होते हैं। म्यूजिकल इवनिंग्स हो गई इस डाइनिंग हॉल में। इसमें आप आगे भी देखेंगे अच्छी प्लेट्स में, अच्छे स्टैंडर्ड पे एक आदमी अगर चाहे तो 70 रुपीज में खाना खाकर घर जा सकता है। आपको दिखाऊं, ये हाल दूसरा है और ये तीसरे नंबर पे। सर, सामने मुझे एक पेंटिंग नजर आ रही है जो कि इसी क्लब की बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग है, इसके बारे में भी कुछ बताएं। ये एक खास आर्ट है। इस आर्ट के जो पाकिस्तान में नंबर 1 थे, उन्हें कौमी असम्बली से अवार्ड भी दिया गया था। उनका नाम था शफीक अहमद। वो जो शफीक साहब थे, अब वो फौत हो गए हुए, उन्होंने ये पेंटिंग बनाई, इस क्लब को पेंट किया और ये उनकी बनाई एक पेंटिंग हमारे पास महफूज है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है? हाँ जी, यहाँ पे हमारी एक लाइब्रेरी है जिसको हमने एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाया हुआ है। आइए जी, आप तशरीफ लाइए। थैंक यू। अच्छा, तो ये है कॉन्फ्रेंस हॉल। इसे हमने कॉन्फ्रेंस हॉल बना दिया। तो सर, यहाँ पर क्या होता है, क्या एक्टिविटीज होती है? हम बुक लॉन्चिंग सेरेमनीज, मुशायरे, जितनी भी लिटरेरी मुन्नू भाई के साथ हमने यहाँ पे शाम मनाई। अच्छा। और हबीब एक्टर के साथ हमने यहाँ पे शाम मनाई। और इस्लामाबाद से मुख्तलिफ लोग आते रहे, अताउल्लाह कासमी साहब से लेके बेशुमार लोग, जितने भी राइटर थे, मसूद अख्तर एक्टर थे, सैयद नूर उनकी जो मिसेस थी, रुखसाना नूर हमारी मेंबर थी। ये इस तरह से पूरा साल चलता रहता है। मतलब काफी हिस्टोरिकल लोगों के साथ यहाँ पे एक शाम मनाते हैं, गुफ्तगू करते हैं। इंतजार हुसैन यहाँ पे हर महीने में एक मरतबा लाजमी आया करते थे। वो हमारे ऑनरेरी मेंबर थे, उनके साथ शाम होती थी। हल्के अरबाब ज़ौक़ के लोग आते हैं। तो यहाँ पे हमारी ये महफिलें, इल्मी और अदबी महफिलें चलती रहती हैं, डिस्कशंस होती रहती हैं, मुख्तलिफ लेक्चर्स होते रहते हैं मुख्तलिफ मौज़ूआत पर। अभी प्रेसिडेंट लाउंज में हम चलते हैं, मैं दिखाता हूँ कि आज भी एक खातून ने एक किताब भेजी है। वो मैं दिखाता हूँ उसकी नेक्स्ट वीक में कि यहाँ पे लॉन्चिंग सेरेमनी होनी चाहिए। तो ये इस तरह से मतलब अगर मैं अपनी किताब लिखूं, बीइंग अ लिटरेचर स्टूडेंट, तो आप उसको यहाँ पर लॉन्च करेंगे? अगर आप ना भी लिखे तो हम तभी लॉन्च करेंगे। And this is as the President Lounge. President Lounge.
इसमें भी पूरा एक साउंड सिस्टम भी लगा हुआ है और यहाँ पे भी हम जो एक्सक्लूसिव तकरीबात होती हैं, गेट टुगेदर एक्सक्लूसिव, जिसमें बहुत सीनियर राइटर्स हों और जिसमें कोई ऐसे सीनियर एक्टिविस्ट हों, स्कॉलर्स हों, तो उनके साथ हम कॉन्फ्रेंस करते हैं। सर, आपने प्रोग्राम के स्टार्ट में बताया कि यहाँ पे टेनिस खेली जाती है, उसके अलावा यहाँ पर कौन कौन सी स्पोर्ट्स खेली जाती हैं, कितने ग्राउंड्स हैं स्पोर्ट्स के लिए? लॉन टेनिस के हमारे पास इस वक्त कोई 8 ग्राउंड हैं जिनमें वो लॉन टेनिस खेली जाती है और उसके अलावा बैडमिंटन खेली जाती है, टेबल टेनिस है। ये खेलते हैं, उनके लिए कोई कोच भी वहाँ मौजूद है जो उनको सिखाता है? हमारे पास 2 कोच हैं लॉन टेनिस के, उनको उसके बगैर तो नहीं खेली जा सकती। बिलियर्ड में भी हमारे एक कोच है। यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, डाइनिंग हॉल भी है, कॉन्फ्रेंस रूम भी है, लाइब्रेरी भी है, व्हाई नॉट जिम? जिम भी है। अच्छा, जिम भी है। जिम में हमारे पास बाकायदा इंस्ट्रक्टर है, जिम में मशीनरी है, सारा जिम है, बेहतरीन जिम है हमारे पास। जबरदस्त। आप मुझे ये बताएं कि इस क्लब में, कॉस्मोपॉलिटन क्लब में, कौन सा ऐसा इवेंट है जो आपका फेवरेट है? मैं तो किताबों का, जब कोई होती है लॉन्चिंग सेरेमनी, राइटर हैं आप, पोएट हैं, वो अंडरस्टैंडेबल है। तो वो मेरे बहुत होते हैं और वो इवेंट होते रहते हैं, उनमें बात करते हुए मुझे अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर, बहुत शुक्रिया। जी व्यूअर्स, इस वक्त हमें कॉस्मोपॉलिटन क्लब के प्रेसिडेंट लाउंज में मल्टी टैलेंटेड लड़कियों ने ज्वाइन किया है। मेरे साथ इस वक्त सना शेख मौजूद हैं और हिना खान मौजूद हैं। उन्हीं से जानते हैं कि वो क्या करती हैं। तो सबसे पहले तो मुझे बांसुरी बजा के सुना दो। जी, व्हाई नॉट। वाह 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 वाह, जबरदस्त, ऑसम। भाई मैं तो इम्प्रेस हो चुकी हूँ और हैरान थी जब की गेम है, ठीक है, वो आपके इंजन पे, गाड़ी पे और आपके वो कुछ सेकंड्स की गेम है, उसी पे डिपेंड करती है। ऑफ रोडिंग में ज्यादा मुश्किल मानूंगी, स्पेशली फॉर फीमेल, आप लोग इतनी दूर, मतलब कि फीमेल इतनी दूर। आप हमारे साथ मौजूद है, टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैं चाहता हूँ आप जितनी भी फीमेल्स, खासतौर पे जो यंगस्टर्स देख रही हैं, आपको रेसिंग करना चाहती हैं, एडवेंचर करना चाहती हैं, उनको कुछ कहिए, क्या कहेंगी? मैं यही कहना चाहूँगी, मैंने ज़ीरो से स्टार्ट लिया था, पैशन था और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह पाक ने मुझे इस मुकाम तक पहुँचा दिया। अभी आगे भी जाना है, इंटरनेशनली जाना है। तो अगर आप लोगों में पैशन है लड़कियों में तो ज़रूर आगे आएँ और ज़रूर जो है, बल्कि मैं चाहती हूँ कि जितनी ज़्यादा फीमेल आएगी और हम लोग वुमेन कैटेगरी को टफ से टफ बनाएं। जबरदस्त, थैंक यू सो मच सलमा, वी आर सो प्राउड ऑफ यू, सो गुड टू सी यू एक्सेलिंग इन दिस फील्ड। मुझे लगता है कि ये बहुत और भाई वी विश कि ये इंटरनेशनली भी जाए, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें। बिल्कुल, हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, आप देखते रहिए एक्सप्रेसो। खुशामदीद एक बार फिर, आप एक्सप्रेसो देख रहे हैं और अब हम बात करेंगे हेल्थ एंड फिटनेस की। और हेल्थ एंड फिटनेस में आज राहीला अहमद हमें योगा बताने वाली है। सो राहीला से जानते हैं क्या। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं राहीला अहमद और हेल्थ एंड फिटनेस के सेगमेंट में खुशामदीद। आज जो सीक्वेंस मैं आपको बताने जा रही हूँ, इससे ना सिर्फ आपके सारे दिन की थकन दूर हो जाएगी, आपका स्ट्रेस रिलीज होगा, बल्कि आपको एक बहुत पुरसुकून और गहरी नींद भी आ जाएगी। और इसके अलावा ज़्यादा अमेजिंग बात यह है कि आप अपने बेड पे लेटे लेटे ये सीक्वेंस कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। सो जो पहली चीज़ हम इसमें करने जा रहे हैं वो एक ब्रीदिंग एक्सरसाइज है। इसको हम योगा की ज़ुबान में भ्रमारी प्राणायाम कहते हैं और इंग्लिश में बम्बल बी ब्रेथ कहते हैं। इससे आपके नर्व्स काम होते हैं और आपकी एंजाइटी दूर होती है। इसको करने का तरीका बहुत सिंपल है। आप अपने दोनों थम्स को अपने कानों में इस तरह से आप फिक्स कर लेंगे, अपने फिंगर्स को अपनी आईज और फोरहेड के ऊपर आराम से रेस्ट कर लेंगे और जब आप एक गहरा लंबा सांस लेंगे तो सांस को आपने की आवाज में निकालना है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कैसे करते हैं। गहरा लंबा सांस लिया, आपने अपना पूरा सांस, अपना पूरा एक्सहेल की साउंड में निकालना है और इसको आपने 5 to 7 टाइम्स रिपीट करना है। अब मैं आपको बताती हूँ कि लेटे लेटे बेड के ऊपर आप कौन सी एक्सरसाइजेस करेंगे। सो आ जाए, लेटते हैं।
ओके, आराम से आप अपने बेड के ऊपर लेट जाएं कंफर्टेबली, अपने आप को बिल्कुल रिलैक्स और ढीला छोड़ दें। हम स्टार्ट करेंगे एक प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन की एक्सरसाइज के साथ। अपने दोनों पाँव को अपने करीब कर लें, बाजुओं को जिस्म के साथ लगा लें, अपने बाजुओं की मुट्ठियां बना लें, एक गहरा लंबा सांस लें। सांस को अंदर होल्ड करते हुए आपने अपनी पूरी बॉडी के मसल्स को स्क्वीज करना है, टाइटली स्क्वीज करना है। अपने स्टमक को अंदर स्क्वीज करना है, अपने पाँव को, टांगों को, नेक को, फेस को, अपने पूरे फेशियल मसल्स को भी आपने स्क्वीज करना है और होल्ड करना है। होल्ड 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 और फिर रिलीज कर देना है। इसी को आपने 2 मरतबा और रिपीट करना है। अब मैं आपको दूसरा पोस्चर बताती हूँ। आपने इनहेल करना है, गहरा लंबा सांस लेना है और एक्सहेल करते हुए अपने राइट नी को आपने अपने चेस्ट के साथ लगा लेना है। इधर आपने 3 गहरे सांस लेने हैं। अपने फेस को रिलैक्स रखना है, अपने शोल्डर्स को रिलैक्स रखना है और जितना हो सके आपने अपने नी को अपने चेस्ट के साथ लगाने की कोशिश करनी है। दिस इज अ वेरी नाइस स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज। अब आप अपना लेफ्ट हैंड अपने राइट नी पे रखेंगे एंड पुल योर राइट नी अक्रॉस टू द लेफ्ट। आपने एक्सटेंड योर राइट आर्म आउट टू द राइट एंड लुक टुवर्ड्स योर राइट आउटस्ट्रेच्ड हैंड। और इस पोजीशन में आपने 3 गहरे सांस लेने हैं। जब हम ट्विस्टिंग एक्शन करते हैं योगा में तो इससे आपका ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छा हो जाता है। आपकी स्पाइन और स्टमक से जितनी भी टेंशन है वो सारी रिलीज हो जाती है। सांस अंदर लेते हुए वापस सेंटर में आएंगे, एक दफ़ा फिर अपने नी को अंदर हक करेंगे और एक्सहेल करते हुए इसको रिलीज कर देंगे। यही पोस्चर हम दूसरी साइड पर करेंगे। अपने नी को अंदर पुल करें, 3 गहरे सांस लेंगे। आपने कोशिश करनी है कि आप फुल डीप ब्रेथ लें अंदर और फुल डीप ब्रेथ निकालें और याद रखें सिर्फ नाक से। अब आप इसको यू पुल इट अक्रॉस टू द राइट, एक्सटेंड योर लेफ्ट आर्म टू द लेफ्ट एंड टेक 3 डीप ब्रेथ्स। इनहेल करते हुए वापस सेंटर में आएंगे, अपने नी को एक दफ़ा फिर अपने चेस्ट के साथ लगाएंगे और फिर स्लोली रिलीज कर देंगे। अब जो आखिरी पोस्चर है इसमें हम आहिस्ता आहिस्ता दोनों नीज को बेंड करेंगे और फिर अपने दोनों नीज को अपने चेस्ट के साथ लगा लेंगे और इसमें हम करेंगे 5 डीप बेली ब्रेथ्स। इनहेल करते हुए फील योर बेली राइजिंग एंड पुशिंग अगेंस्ट योर थाई। पॉज फॉर अ सेकेंड एंड एक्सहेल, अलाउ योर बेली टू कंफर्टेबली फॉल बैक। सांस अंदर लेते हुए अपने पेट को गुब्बारे की तरह फुलाएंगे, होल्ड करेंगे और सांस बाहर निकालते हुए अपने पेट को आराम से वापस अंदर जाने देंगे। इट्स अ गुड आइडिया अगर आप आंखें बंद करके ये पोस्चर करें तो आपको ज़्यादा सुकून आएगा। और फिर आराम से आहिस्ता आहिस्ता आप दोनों टांगों को वापस लेके जाएंगे। अपने दोनों टांगों को सीधा कर लें और आंखें बंद रखते हुए आप अपने स्टमक के ऊपर तवज्जो रखते हुए 10 डीप बेली ब्रेथ्स लेंगे और आपका नाइट सीक्वेंस खत्म हो गया। And that's it for our calming night yoga sequence. अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में आपको खुशामदीद कहते हैं और अब बात करते हैं इंसदादे बदउनवानी के आलमी दिन की, जो कि आज मनाया जा रहा है। जी, आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में इंसदादे बदउनवानी यानी कि वर्ल्ड एंटी करप्शन डे मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का मकसद आलमी माशरे को करप्शन से पाक करने के आज़म को फ़रोग देने के साथ साथ ऐसे इकदाम भी उठाना है जिससे करप्शन की मुकम्मल रोकथाम हो सके। आज के दौर की बात की जाए तो इसमें बदउनवानी को हक तस्वर किया जाता है और इसे बुराई और जुर्म समझा ही नहीं जाता। करप्शन पर हर गिरफ्तार शख्स विक्ट्री का निशान बनाकर कानून का मजाक उड़ाता नजर आता है और कुछ दिनों बाद प्ली बार्गेन करके
कि वो इंतहाई बाइज्जत अंदाज में बरी भी हो जाता है। मगर सवाल यह है कि क्या करप्शन सिर्फ माली सूरत में ही होती है? क्या सिर्फ सियासतदान और बड़े बड़े ओहदों पर फाइज अफसरान ही करप्शन करते हैं या नहीं? बिल्कुल ऐसा नहीं है। हम अगर मजबूरी तौर पर देखें, बदउनवानी के रवैये मुआशरे में बुरी तरह से घर कर चुके हैं। हकीकत तो ये है कि जिसका जहां पे भी बस चलता है, जहां पे भी उसको मौका मिलता है, वो करप्शन कर लेता है और मुआशरे को तबाही के दहाने पर पहुंचा देता है। और इसी छोटी छोटी बातों की वजह से हम देखते हैं कि आज हमारा मुआशरा कहां पहुंच गया। और ये करप्शन कोई सिर्फ बड़े लेवल पर नहीं है। झूठ बोलना, धोखा देना, नाप तोल में कमी करना, दूध में पानी मिलाना, दानिस्ता तौर पर दूसरों को नुकसान पहुंचाना और अपने माहौल खराब करना भी तो एक किस्म की करप्शन है। और इखलाकी करप्शन भी तो कोई होती है। नैब का इदारा मौजूद है, कंपैरेटिवली लोग एतमाद करते हैं, मुख्तलिफ सर्विस के मुताबिक बेहतर काम कर रहा है, लेकिन मजीद उसे इंप्रूव और करने की और बेहतर करने की जरूरत है ताकि एहतसाब होता नजर आए। आगे हम बढ़ते हैं और इसके बाद भी आप पोल, बिल्कुल पोल नहीं बल्कि उसके साथ साथ फोर्ब्स की हमारे पास एक बड़ी अच्छी खबर है। और डिजिटल स्टार्स हमारे जो है बेसिकली माहिरा खान, एमन खान और आतिफ असलम एशिया पैसिफिक के 162 तरीन डिजिटल स्टार्स की फहरिस्त में शामिल हो गए। अमरीकी जरीदे फोर्ब्स ने रवा साल एशिया पैसिफिक के 162 तीन फनकारों की फहरिस्त जारी की, जिसमें सोशल मीडिया पे न सिर्फ इन स्टार्स के लाखों फॉलोअर्स हैं बल्कि कोविड के दौरान इन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स को एक बेहतर प्लेटफॉर्म के तौर पर इस्तेमाल किया, अवाम में आगाही फैलाई, कोरोना के हवाले से उनको बताया, अवेयर किया। सो माहिरा खान, एमन खान एंड आतिफ असलम, ये बड़े एजाज की बात है हम सब के लिए। एग्जैक्टली के That's really great। आगे हम बढ़ते हैं और एक और हमारे लिए बड़ा फख्र का दिन है जिसपे हमने बात करनी है और बात करनी हमने पाकिस्तान बहरिया की। दुश्मन के नापाक अज़ाइम को वैसे तो बहरिया ने हमेशा खाक में मिलाया है, लेकिन बिलखुसूस इसको खाक में मिलाने वाली हंगूर आबदोज को खिराज तहसीन पेश किया जा रहा है। थोड़ा सा हंगूर आबदोज के बारे में बात करें तो इसने 1971 की पाक भारत जंग में भारतीय बहरी जंगी जहाज को समंदर में गर्क कर दिया था। आबदोज हंगूर को पाक बहरिया की जंगी तारीख में सुनहरी बाप का दर्जा हासिल है। हंगूर ने भारतीय बहरी जहाज पर तारपीडो से हमला किया, जिससे किकरी जो दुश्मन का जहाज था वो तबाह हुआ और समंदर में गर्क हो गया। और किरपान की अगर बात करें तो उसको शदीद नुकसान पहुंचाया। तबाहकुन कार्रवाई में भारतीय बहरी जहाज किकरी पर मौजूद 18 अफसरान और 176 सेलर्स हलाक हुए। जंगी अजीम दौम के बाद यह पहला मौका था जब किसी आबदोज ने जंगी बहरी जहाज को तबाह किया। आबदोज अंगूर के हमले की खिदमात के एतराफ में 4 सितारा जुर्रत, 6 तमगे जुर्रत और 14 इम्तियाजी असनाद अता की गई। भारतीय बहरी जहाज किकरी का समंदर में पाक बहरिया का तो गर्काब सिर्फ एक जंगी जहाज की तबाही नहीं थी, बल्कि इसके बायस भारतीय बहरिया का मोरल बहुत ज्यादा डाउन हुआ था और उनके अज़ाइम खाक में मिल गए थे। सो हैट्स ऑफ टू यू हिंगूर, और तमाम जो हमला था, तमाम जो हमारे सपूत थे, उनको हमारा सलाम। अच्छा जी, इसके साथ साथ अब शो का आप जो कहने खत्म करने का टाइम आ गया। पोल के रिजल्ट्स आपको बताते चले। हमारा पोल था कि क्या हुकूमत और अपोजिशन या पीडीएम के दरमियान जो मुज़ाकरात हैं वो हो पाएंगे या नहीं। रिजल्ट्स कंपाइल होकर हमारे पास आ चुके हैं। 62% लोग कहते हैं नहीं, जबकि 33% लोग कहते हैं हाँ, 5% कहते हैं पता नहीं। ज्यादातर लोग मुज़ाकरात करने के मूड में ही नहीं हुकूमत को मतलब कामयाब मौलाना साहब ने तो कह दिया कि कोई टेबल टॉक तो इस वक्त बिल्कुल डेडलॉक किसी कैफियत है। जमहूरियत में डेडलॉक नहीं होना चाहिए और कहना चाहिए कि हम अगर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वो पॉलिटिक्स ही क्या जिसमें गुफ्तगू का सिलसिला ना बढ़े। और पॉलिटिक्स में आर या पार भी नहीं होता, दोनों अतराफ को बात करनी चाहिए। कोविड सिचुएशन में मैं फिर कह रहा हूं कि लोग बहुत ज्यादा अंडर स्ट्रेस हैं। पॉलिटिक्स हो रही है इस मामले के ऊपर, एक तरफ पैंडेमिक है, दूसरी तरफ पॉलिटिक्स है, आवाम इसमें पिसे जा रही हैं और सबसे बढ़कर महंगाई है। हाँ, आपने कोरोना की बात की तो जाते जाते हम आपको एक बार फिर से कहते चलेंगे, एहतियात एहतियात और सिर्फ एहतियात करनी है आपने। सोशल डिस्टेंसिंग करें, मास्क पहने, SOPs का ख्याल रखें, पब्लिक गैदरिंग से गुरेज करें, बिला जरूरत ना जाए, ये बहुत जरूरी है। और अपने घर वालों, स्पेशली अपने पेरेंट्स जो एल्डर्स हैं, उनका ख्याल रखें, क्योंकि वही जो सिचुएशन है। और हम ये नहीं कहते कि आप जलसों जुलूसों में ना जाएं, आपका राइट है, लेकिन अपनी सेहत सबसे पहले है। हॉस्पिटल्स में बहुत ज्यादा प्रेशर ऑलरेडी बन चुका है, सो अल्लाह करे हम इससे निकले और पाकिस्तान आगे बढ़े। दिस इज व्हाट वी कैन। हम इजाजत लेंगे, आपसे हमारी मुलाकात होगी कल। फीडबैक के लिए एज यूजुअल सोशल मीडिया हैंडल्स है हमारे फीडबैक में। कल तक के लिए हमारी तरफ से अल्लाह निगहबान व मेहरबान।